हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस लेक्चर में मैं आपको एमएचसी 2 के बारे में बताऊंगी। एमएचसी 1 के बारे में मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अगर कोई देखना चाहे तो वो जाकर के विजिट कर सकता है एक बार। एमएचसी क्या है, इसके बारे में मैंने अभी तक फुल डिटेल में कोई वीडियो नहीं बनाई है। वो मैं अभी आने वाले टाइम में सेपरेट वीडियोज़ के ऊपर बनाऊंगी। एमएचसी की 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 एमएचसी, क्लास 2 एमएचसी एंड क्लास 3 एमएचसी। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 2 एमएचसी के बारे में बताऊंगी। क्लास 1 के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सेम जैसे मैंने क्लास एमएचसी 1 के बारे में बताया था, उसी तरह आज भी मैं इसकी स्ट्रक्चर और इसके मेन पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपको काफ़ी सारी जगह बुक्स में मिल जाएंगे। पाथफाइंडर में भी आपको ये इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स वहाँ पर मिसिंग हैं बट आप चेक कर सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। स्ट्रक्चर में जब हमने स्टडी किया था एमएचसी 1 को, तो हमने देखा था कि उसके पास भी टोटल 4 डोमेन थी, लेकिन वो 4 डोमेन जो थी वो अलग थी। उसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डोमेन थी और बीटा 2 एम डोमेन थी, जिसे हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन बोल रहे थे। उसमें तीनों डोमेन को एक अलग जीन जो है वो कोड कर रहा था, क्योंकि डोमेन बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। हम बोल देते हैं कि मोटिव जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन स्ट्रक्चरली डिनोट करता है प्रोटीन को, और डोमेन जो होता है फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी प्रोटीन का। तो जो जितनी भी प्रोटीन है वो किसी जीन से कोड होंगी। तो एमएचसी 1 में जो कोडिंग जीन थे वो अलग थे, जो अलग क्रोमोसोम पर अवेलेबल थे। जो अलग अलग क्रोमोसोम थे उनमें अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 कोड कर रहे थे। और बीटा 2 माइक्रो मतलब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को जो जीन कोड कर रहा था वो अलग क्रोमोसोम पर था। यहाँ पर जो कोड करने के लिए जो जीन होंगे, जो यहाँ पे टोटल 4 डोमेन हैं, जैसे कि हमारी एमएचसी 1 में थी, लेकिन यहाँ पर डोमेन अलग हैं। डोमेन का नाम है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये चारों डोमेन जो हैं उनको एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जो है कोड करते हैं, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 6। वहां पर जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर अलग अलग थे। अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 को एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन कोड कर रहे थे, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन को अलग क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन जो है कोड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा सच कोई केस नहीं है। यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, इन चारों को कोड करने के लिए जो जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पर, वो क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो, पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी, मेन पॉइंट्स के बारे में हम आगे की तरफ चलेंगे। देखो, टोटल 4 डोमेन है, जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2। मैं यहाँ पे अब कंपैरिजन नहीं करूंगी, उसके लिए आप एमएचसी 1 को देख लेना एक बार। तो अल्फा 1 और बीटा 1, हर किसी प्रोटीन की एन चेन और सी चेन होती है, मतलब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। तो इस प्रोटीन के जो एन टर्मिनल होंगे वो साइटोसोल से बाहर की तरफ होंगे, मतलब हमारी लिपिड बाइलेयर से बाहर की तरफ होंगे। और जो हमारा सी टर्मिनल होगा, कार्बोक्सी टर्मिनल होगा, वो हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। ओके, तो देखो, ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2, ये दोनों ही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि ये हमारी मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो रही हैं, एम्बेडेड हो रही हैं। तो हम इनको बोलेंगे कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो इनकी टेल जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में निकली हुई होती है, इसको हम साइटोप्लाज्मिक टेल बोल देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सी डिनोट किया हुआ है, दैट इज डिनोटिंग कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड चेन। अब देखो, अल्फा 1 और बीटा 1, ये दोनों ही ऐसी, मतलब ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ तो स्ट्रक्चर में डेफिनेटली कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एंटीजन को अपने साथ जोड़ के रखे। तो अगर कोई भी डैमेज्ड सेल या कोई भी एंटीजन आता है तो क्या होता है, उस कंडीशन में अल्फा 1 और बीटा 1 ये दोनों एक पेप्टाइड को, मतलब एक पेप्टाइड जो कि एक एंटीजेनिक पेप्टाइड होता है, उसको बाइंड करने के लिए अपने ऊपर स्पेस रखते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ग्रूव सी बना लेते हैं, ग्रूव बन जाती है, जिसमें हमारा अल्फा 1 और बीटा 1 जो है वो इंसर्ट हो जाता है। याद रखना, एमएचसी 1 में जो एंटीजन रिप्रेजेंट होते हैं वो एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं, लेकिन एमएचसी 2 में जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो एंडोजीनस एंटीजन होंगे। ओके, मतलब सेल के अंदर बनते हैं ये वाले एंटीजन, और ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर। अल्फा 1 एंड बीटा 1 से मिलकर हमारी पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव बनी हुई होती है। और ये वाला जो एंटीजन मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये एंटीजन हमारे एमएचसी 1 में पाए जाने वाले एंटीजन से साइज में बड़ा होता है।
वो सिर्फ 7 8 से 10 अमीनो एसिड्स का था, लेकिन ये करीबन 17 to 24 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है, और इवन उससे भी ज़्यादा का बना हुआ होता है, अप्रॉक्सीमेट 30 अमीनो एसिड्स के आसपास। ये लिपिड बाई लेयर है। यहाँ पर इन दोनों डोमेन्स के बीच में, दैट इज अल्फा 1 और बीटा 1 और अल्फा 2 एंड बीटा 2, इन दोनों के बीच में नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन जो है वो शो किया गया है। यहाँ पर डोमेन जो होती है कांस्टेंट होती हैं। बीटा 2 डोमेन एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर CD4 जो है ये मतलब कि ये वाला रिसेप्टर जो है, ये वाला जो क्लस्टर डिफरेंशिएशन ग्रुप है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी टी हेल्पर सेल के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, टी हेल्पर सेल के इस रिसेप्टर के थ्रू बीटा 2 के साथ ये जाकर के जुड़ जाता है और ये पता लगा लेता है कि हाँ, इस वाली सेल के ऊपर MHC2 जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि एंटीजन एंडोजीनस है, और फिर वो उस सेल को खत्म कर देता है। कोई भी MHC2 के ऊपर सेल सरफेस पे जो भी एंटीजन होंगे, वो सारे के सारे एंटीजन CD4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर TH सेल जो है, क्योंकि ये उसका रिसेप्टर है CD4, तो ये इससे टी हेल्पर सेल जो एक्टिवेट हो जाती है, और टी हेल्पर सेल आगे उनको अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं, और फिर उस पार्टिकल को, जो डेंजरस पार्टिकल है, उसको डैमेज कर देती हैं। तो ये तो रही बात है स्ट्रक्चर की। एक चीज़ और, यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन आप देख सकते हो, इसकी 3 डोमेन पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा, बीटा 1 पे, अल्फा 1 पे, अल्फा 2 पे। बीटा 2 पे किसी तरह का कोई ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर CD4 जो है टी हेल्पर सेल का, वो रिप्रेजेंट होगा, और इसके थ्रू जो है सेल डैमेज, जो एंटीजन है वो डैमेज किया जाएगा। तो यहाँ पे बीटा 2 जो है वो CD4 के साथ अटैच होगी, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट की मोइटी जो होती है वो प्रोटीन के साथ जब अटैच होती है उसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। तो वो बीटा 1, अल्फा 1 और अल्फा 2 पर अटैच होगी। बाकी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक टेस्ट साइटोप्लाज्म की तरफ रहती है। अब पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। पॉइंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है अभी समझने में, लेकिन आप सिंपली समझ लेना, नॉर्मल से डेफिनेशन से मैं शायद आपको समझा पाऊँ। देखो, पहला पॉइंट जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है। अल्फा चेन एंड बीटा चेन बोथ हैव 2 डोमेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2, तो टोटल 4 डोमेन है। ऑन अल्फा चेन ग्लाइकोसाइलेशन अकर ऑन अल्फा एंड अल्फा 2, दोनों डोमेन पे इसकी ग्लाइकोसाइलेशन होगा, लेकिन बीटा चेन में सिर्फ बीटा 1 पर ही डोमेन, बीटा 1 डोमेन पर ही ग्लाइकोसाइलेशन होगा। अल्फा 2 और बीटा 2, दैट इज अल्फा 2 और बीटा 2, ये दोनों ही कांस्टेंट रीजन होते हैं। जैसे MHC1 में अल्फा 3 डोमेन जो थी वो कांस्टेंट थी, और वहां पर CD8 रिसेप्टर बाइंड हो रहा था, जो कि साइटोटॉक्सिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बीटा 2 पर CD4 रिसेप्टर जो है बाइंड होगा। अल्फा चेन एंड बीटा चेन बोथ फॉर्म फ्रॉम जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6। इसका मतलब ये है कि अल्फा चेन और बीटा चेन जो दोनों फॉर्म है, ये कौन से जीन से बनती हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होंगे। ओके, उसके बाद अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर वेरिएबल साइट, अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर कांस्टेंट साइट, बट अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर वेरिएबल साइट। CD4 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन बीटा 2, ये मैंने अभी आपको बताया। पेप्टाइड जो है वो कहाँ पे बाइंड करते हैं, अल्फा 1 और बीटा 1 जो वो सबसे ऊपर ग्रूव होती है वहां पे बाइंड करेगा। और हमेशा याद रखना, MHC जो है प्रेजेंट होगा APC पे, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं कुछ। 3 सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज, बी सेल, ये प्रोफेशनल है। और अगर नॉन प्रोफेशनल की बात करूं तो उनमें फाइब्रोब्लास्ट, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, ग्लायल सेल और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स आती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये 3 ही होती हैं, मतलब MHC मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ इनके सरफेस पर ही रिप्रेजेंट करेगा किसी भी एंटीजन को। अगर डेंड्राइटिक सेल है, डेंड्राइटिक सेल में कोई एंटीजन आ गया जो एंडोजीनस है, तो वहां पे MHC2 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा और उस एंटीजन को प्रोसेस करेगा, जो उस डेंड्राइटिक सेल के अंदर होगी, या मैक्रोफाज के अंदर होगी, या बी सेल के अंदर होगी, और फिर उसको सरफेस पर जो है रिप्रेजेंट कर देगा कि हाँ, मेरे पास ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाओ और इसको खत्म कर दो। तो इस तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इन तीनों सेल्स पर ही सिर्फ MHC2 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। सबसे ज्यादा एक्टिवेट वो डेंड्राइटिक सेल पर ही होता है। उसके बाद मैक्रोफाज कर देती है एक्टिवेट, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करती। और बी सेल जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली जो है एक्टिवेट करके रखती है, मतलब इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन में डेली जो है MHC2 वो रिप्रेजेंट होता रहता है। एंटीजन की कैरेक्टरिस्टिक देख लो, जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा 1 और बीटा 1 जहां से ये बाइंड करता है एंटीजन, ये पेप्टाइड की लंबी चेन होगी एंटीजन की, जो कि 17 to 24 अमीनो एसिड्स
सेंटर में होगा और 3 अमीनो एसिड का अल्फा 1 और बीटा 1 के साथ ये बाइंड करेगा। मतलब यहाँ पर 3 अमीनो एसिड बाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे 3 अमीनो एसिड बाइंड हो जाएंगे और सेंटर में ये एज इट इज रहेगा 17 to 24 अमीनो एसिड का। और साइड वाले स्पेस को हम स्पेसर कहते हैं जो क्लेफ्ट के साथ बाइंड होता है। MHC2 जो होती है क्लास, वो कभी भी नर्व सेल पर नहीं मिलेगी। अल्फा चेन का मॉलिक्यूलर वेट 35 किलो डाल्टन है, बीटा चेन 28 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट की है। MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स को हम इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के मेंबर कहते हैं। इसके बारे में बाद में देखेंगे कि क्या होती है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। और क्लास 2 MHC जीन को एक्सप्रेस MHC मॉलिक्यूल अंडर ऑल कंडीशन, मतलब क्लास 2 MHC जीन जो होते हैं वो हमेशा ही प्रेजेंट होते रहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर, जैसे डेंड्राइटिक सेल के ऊपर। नॉन प्रोफेशनल APCs मैंने आपको बता दी हैं। और बीटा सेल कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। मतलब बीटा सेल नहीं, बी सेल ऐसी सेल होती है जो क्लास 1 और क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स को लो कंसेंट्रेशन में हर टाइम जो है एक्सप्रेस करती रहती है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखना। प्रोफेशनल सिर्फ 3 है, डेंड्राइटिक, मैक्रोफाज, बी सेल। नॉन प्रोफेशनल मैंने बता दी, फाइब्रोब्लास्ट, थाइमिक, ग्लियल, पेनक्रियाटिक, बीटा सेल। तो एंटीजन की ये वाली जो चीज है ये आप स्पेस स्ट्रक्चर याद रखना। और एंटीजन हमेशा यहाँ पे एंडोजीनस होगा, कभी भी एक्सोजीनस एंटीजन यहाँ पर नहीं होगा, और वो हमेशा APC के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। APC को जैसे ही पता चलेगा कि एंटीजन एंडोजीनस एंटीजन एंट्री कर गया है सेल के अंदर, तो डेंड्राइटिक सेल अपने आप MHC2 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगी और फिर वो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देगा और फाइनली जो एंटीजन है उसको किल कर दिया जाएगा। तो ये था MHC2। MHC3 के बारे में आज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, उसके बारे में देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगी या नहीं, लेकिन MHC के बारे में मैं आपको एक बेसिक डिटेल ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।